चलो गाइस हम लोग थ्योरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं वाले एमटीपी का। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चन है इसमें। ये लेटेस्ट एमटीपी गाइस, इसकी थ्योरी डिस्कशन पहले कर लेते हैं, देन अपन इसके पहले वाले एमटीपी की कर लेंगे। गाइस देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा और कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का डिस्कशन चाहिए, तब जाके मैं आपके साथ डालूंगी। आपको कमेंट करने की मेहनत करनी पड़ेगी। चलो गाइस थ्योरी क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर अपन। पहला क्वेश्चन है, स्टेट द मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। कई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के केस में हमको क्या मैंडेटरी प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, चलो देखते हैं। देखो मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ रिटर्न इन केस ऑफ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अ पर्सन अदर देन फर्म या फिर कंपनीज का क्या मतलब है आपको, इंडिविजुअल और एचयूएफ के बारे में कह रहा है ये। ठीक है, who is not required to furnish a return as per associate provision and who during the previous year has deposited the aggregate amount exceeding 1 crores in one of the current account maintained in banking company और cooperative। का इस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसने अभी तक रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। ओके, पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि वो 1 करोड़ से ज्यादा बैंक में पैसा जमा किया है। ठीक है, देन वो एक्सपेंस किया है 2 लाख से ज्यादा खुद पे फॉरेन ट्रैवल करने पे किया है। ठीक है, देन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल उसका 1 लाख से ज्यादा है। ठीक है, और लास्ट कंडीशन क्या है कि शेल फर्निचर रिटर्न ऑफ इनकम और बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट से पहले उसने रिटर्न फाइल कर दिया है। ठीक है, एंड वेरीफाइड इन सच केस सेट फोर्थ अनदर प्रोविजन एज में बी प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है गाइस, fulfill such condition as may be prescribed shall furnish a return of his income on or before the due date of such form and verified in a manner setting forth such other particulars as may be prescribed। ठीक है गाइस, मतलब अपन को मेनली 3 कंडीशंस याद रखनी है। ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए दिया गया है कि जो इंडिविजुअल एचयूएफ अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, इन प्रोविजंस को आप बोल रहे हो कि मेरी इनकम नहीं है और देखा जा रहा है कि आप इतना हाई वैल्यू का काम करे जा रहे हो, क्या क्या किया आपने, 1 करोड़ से ज्यादा अपने बैंकिंग के चैनल से ट्रांजेक्शन किया या डिपॉजिट किया, कुछ भी किए। ठीक है, डिपॉजिट किए पहले, तो यहाँ डिपॉजिट ही लिखा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम क्या किया, आप 2 लाख फॉरेन ट्रैवल करके आ गए और 1 लाख आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है और आप बोल रहे हो कि मैं तो रिटर्न फाइलिंग के दायरे पे ही नहीं आता, मैं तो मासूम हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तो गरीब हूँ। कोई गरीब नहीं हो। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखना गाइस, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का यही मतलब होता है और यही उसकी प्रोविजंस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या है। टाइम लिमिट बताना है अपन को कि कब तक ऑर्डर आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है ना, ऑर्डर ऑफ असेसमेंट ईयर बाय एओ। एओ कब तक ऑफिसर दे सकता है, जब अपन रेगुलर असेसमेंट करते हैं 143(3) में। ठीक है गाइस, तो 143(3) में अपन के पास टाइम रहता है कि अपन 12 मंथ के अंदर, जिस साल अपना असेसमेंट खत्म होने वाला है उससे, फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 12 मंथ उसके पास टाइम है कि वो रेगुलर असेसमेंट के लिए आपको बुला सकता है। इसको स्क्रूटनी भी बोलते हैं, 143(3) याद रखना। देन गाइस असेसमेंट के लिए एओ आपको 147, जब अपनी इनकम एस्केप होती है। ठीक है गाइस, इनकम एस्केप कर रहे हो आप, तो उस केस में आपको 9 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब जैसी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ वैसे ही उसके 9 मंथ के अंदर अंदर आपको नोटिस भी सब हो जानी चाहिए और आपको बुला लेगा वो। या गाइस कॉमन सेंस लगाओ कि रेगुलर असेसमेंट कर रहे हो, मतलब नॉर्मल असेसमेंट है, स्क्रूटनी है, तो वो तो आपके असेसमेंट ईयर के बाद भी की जा सकती है, तो 1 साल बाद भी कर लो, असेसमेंट ईयर के 1 साल के अंदर अंदर कर लो। बट जो गाइस आप एस्केप कर रहे हो, इनकम एस्केप करो, बड़ा काम कर रहे हो गाइस, तो उसको जल्दी पता करना पड़ेगा ना, तो 9 महीने के अंदर, जो साल है उस साल खत्म होते के बाद 9 महीने के अंदर पता कर लेना है। गाइस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो रहा है, मतलब गाइस आपका आपने असेसमेंट किया नहीं, आप बता नहीं रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो हम असेसमेंट कर देंगे। ठीक है, तो उस केस में 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर, जैसे ही रिलेवेंट असेसमेंट ईयर खत्म हुआ तुरंत तुरंत बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दो। ऐसे याद कर लो गाइस कि जैसे रेगुलर असेसमेंट और बेस्ट जजमेंट असेसमेंट एक जैसा होता है, वैसे ही इनका टाइम लिमिट भी एक जैसा है। एस्केप कर रहे हो इसलिए फाइनेंशियल ईयर का 9 महीना देख रहे हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुओ मोटो जब रेक्टिफिकेशन ऑर्डर देता है एओ, ठीक है, अंडर सेक्शन 154 तो फिर 4 साल तक का वो ले सकता है, मतलब 4 साल तक का इंफॉर्मेशन। ठीक है गाइस, आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। तो द एओ हैज पावर टू मेक एन असेसमेंट ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, मतलब अंडर सेक्शन
144 अभी डिस्कस किए, देख लेते क्या है। देखो, इन द फॉलोइंग सिचुएशन द असेसमेंट इज मेड अंडर सेक्शन 144। इफ अ पर्सन फेल टू फाइल रिटर्न, अगर आप रिटर्न ही नहीं फाइल कर पा रहे हो नॉर्मल वाला, ठीक है, बिलेटेड वाला, या फिर 139(5) वाला, ठीक है। तो इफ अ पर्सन फेल टू कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ नोटिस, आपको नोटिस आई, नोटिस भी आप नहीं बता पा रहे हो। और फिर इफ अ पर्सन फेल टू कंप्लाई विद डायरेक्शन, हमने डायरेक्शन दिया वो भी नहीं मान रहे हो, ठीक है, अपने अकाउंट्स को ऑडिट भी नहीं करवा रहे हो। आप फेल हो गए कि टर्म्स ऑफ नोटिस भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जो दूसरा नोटिस आया, देखो वन वन यहाँ पे 142(1) का आया था, यहाँ पे 143(2) का आया है, ठीक है। और आप गए भी नहीं, प्रेजेंट भी नहीं कि अपनी इंफॉर्मेशन, एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, आपको बुलाए, आपको बुलावा भेजे, आ जाओ, नहीं गए आप, ठीक है। फर्दर 145(3) में जो एओ है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ आपके करेक्टनेस ऑफ अकाउंट्स, उसको नहीं लग रहा है कि आप कुछ भी सही कर रहे हो। तो फिर, और आपने, तो फिर इफ नो रेगुलर मेथड ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज फॉलोड बाय एसएससी, एओ, या फिर नॉर्मल जो लोग करते हैं वो आप नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी अलग कर रहे हो, तो फिर एओ के पास पावर है कि वो आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा अंडर सेक्शन 144। गाइस, बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस पूछा गया है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चंस के आंसर आपको जनरल नॉलेज में पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन अपने को क्या थ्योरी का आया है, क्या आया था, इतना इजी तो आया है, देखो गाइस, आपको इसमें तो एग्जाम्पशन पा सकते हो, इतना इजी पेपर है। देखो, पहला क्वेश्चन आपको रिटर्न फाइलिंग कब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन था ये पूछा है, तो इसमें 3 पॉइंट पढ़े अपन ने। फिर डेट पूछा है, ये तो पता होना ही चाहिए। देन पावर पूछ दिया बीजीए का, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, तो क्या गलत पूछ रहा है, मतलब इजी पेपर तो आया ना गाइस, ये तो बनना ही चाहिए आपसे, ठीक है। अगर नहीं बन रहा तो बुरा मत मानो गाइस, मैं पढ़ा रही हूँ, अभी मेरे साथ पढ़ो और एग्जाम में अच्छे से करना, ओके। देखो गाइस, फिर से अपन याद करने की कोशिश करते हैं। जब अपना 144 कब कब होगा, जब आप एक एसएससी और आप अपना अपना रिटर्न फाइल नहीं किया, 139(1) में, 139(4) में, 139(5) में, आपको नोटिस आया 142(1) का, वो भी फुलफिल नहीं कर पाए आप। आपको डायरेक्शन दिया गया 142(2) में, वो भी आप फुलफिल नहीं कर पाए। फिर आपको डबल नोटिस आया 143(2) में, वो भी उसमें आप प्रेजेंट नहीं किए, एविडेंस वगैरह कुछ नहीं किए। फिर जो एओ है उसको लग रहा है कि आपका करेक्टनेस नहीं है अकाउंट्स में, आपको ऑडिट कराने बोले आप वो भी नहीं किए, आपको एविडेंस लाने बोले आप वो भी नहीं किए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर अब एओ की क्या गलती है, एओ तो करेगा 144 आपके साथ। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम एंड असेट्स एज पर सेक्शन 5 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट। गाइस, ब्लैक मनी एक्ट के हिसाब से अगर आप अपनी अनडिस्क्लोज इनकम रखते हो तो क्या स्टेप्स ले सकते हैं, देखते हैं, चलो। The computation of a total undisclosed foreign income and asset of an previous year of an SSE. नो डिडक्शन, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने कोई अपनी 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 बातों को छुपा है, आप अपनी इनकम छुपा रहे हो, आप इतने बड़े हो, आप ये सब करोगे तो आपको काय का डिडक्शन मिलेगा। कोई भी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी अलाउंस सेट ऑफ नहीं होगा, कोई लॉस अलाउ नहीं होगा। और नॉट अलाउड, मतलब इनकम टैक्स में जो भी आपको अलाउड डिडक्शंस थे, सेट ऑफ थे, कुछ भी नहीं मिलने वाला। एनी इनकम विच असेस टू टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स प्रायर टू द असेसमेंट ईयर in which act applies, ठीक है, और assessable or which assessed to tax for any assessment year under this act will reduced from the value of undisclosed asset located outside India। अगर गाइस आपका कोई एसेट है जो कि बाहर है, यूएसए में है, यूके में है, अबू धाबी में, कहीं पर भी है, तो उस केस में आप अगर वो एसेट को छुपा के रखे हो, हमको नहीं बताया, तो उसके रिस्पेक्ट में या तो आपको इनकम बताई नहीं हो, या आप छुपा के रखे हो, या जो भी है केस, ठीक है, तो उसमें आपको कोई डिडक्शन, सेट ऑफ लॉस कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। इफ द असेसी फर्निश एविडेंस टू satisfies AO that the asset has been acquired from income which is assessed and as the case may be। और गाइस, आपने क्या किया, आपने पहली बात तो ना इनकम को क्या किया, छुपाया, और छुपा के क्या किया पता है, इससे ना आप एक असेट खरीद लियो, और जो असेट है ना वो आउटसाइड इंडिया खरीदे हो, और उसके बाद जब आप पकड़ा गए तो आप क्या बोले, नहीं 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 नहीं, मेरे पास तो पैसे है ही नहीं दूसरे, मैं तो आपको जो बताया ना उसी पैसे से खरीदा यूएसए में घर, मेरे पास जितने पैसे ना उसी से मैंने यूएसए पे घर खरीदा है, आपको आपको गलत फहमी हुई है, मेरे पास और कोई पैसे है ही नहीं, आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। फिर द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इन केस ऑफ इमोल प्रॉपर्टी शैल बी अमाउंट which bear to the value of asset as on first day of financial year in which it's come to the notice। तो गाइज, जो अमाउंट ऑफ डिडक्शन आपने लिया है इमोल प्रॉपर्टी के केस में, ठीक है, तो जिस दिन वो पहले दिन आपकी जिंदगी में आई थी, ठीक है, नोटिस में आई थी, तो एओ जो रहेगा वो ही प्रोपोर्शन में देखेगा फॉरेन इनकम को, और फिर
सेम प्रोपोर्शन में देखिएगा, एज असेस्ड फॉरेन इनकम बियर टू टोटल इनकम ऑफ असेट्स, ठीक है। और मान लेंगे कि जितना रुपए का वो एसेट पहले दिन था जब हमारी नजरों में आया था, उतनी इनकम आपने अनडिस्क्लोज रखी है। आई होप गाइस आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा। कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ पूरी बातें, सो दैट आप एग्जाम में एक बार और अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है। जब आप कंप्यूटेशन कर रहे हो अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम का, कोई एसेट्स का, तो उसके खिलाफ आपको कोई भी डिडक्शन एक्सपेंडिचर का अलाउंस, कोई भी सेट ऑफ लॉस कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी कोई इनकम जो कि आप असेस कर चुके हो, ठीक है, और असेस नहीं किए हो, ठीक है, और विच हैज बीन असेस टू टैक्स, असेस कर चुके हो बोल रहा है, ठीक है, असेस टू टैक्स, असेसमेंट ईयर अंडर इनकम टैक्स आपने बताया है, ठीक है, या फिर असेसेबल, या फिर आप बताओगे, ठीक है, तो अपन वो अनडिस्क्लोज इनकम में से उस अमाउंट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है, जो कि आपका अलोकेटेड है बाहर, ठीक है। समझ लो, आपको एक अच्छी एग्जांपल देती हूँ, समझ लो आपका 100 करोड़ का पैसा था ना, वो आप नहीं बताए हो, बट आप ना 20 करोड़ बताए थे, ठीक है, और ये मूल प्रॉपर्टी जो आपकी है वो 120 करोड़ की है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर 120 करोड़ की आपकी बिल्डिंग है ना, तो इसमें से जो बात आप बता चुके थे, मतलब जो बता चुके हो ना, उसको रिड्यूस करोगे। उसके बाद जो 100 लाख करोड़ बच रहा है ना, वो 100 करोड़ में से आपको ना ही कोई एक्सपेंडिचर मिलने वाला है, ना ही उसका कोई भी आपको सेट ऑफ लॉस वगैरह मिलेगा। और वो पूरी इनकम मान लेंगे कि वो अनडिस्क्लोज इनकम है, ठीक है, अंडर ब्लैक मनी एक्ट। और वो जो असेट की वैल्यू है वो फर्स्ट डे वाली लेंगे अपन, फर्स्ट डे फाइनेंशियल ईयर में जब अपनी नोटिस में आई थी। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग एक्टिविटी विल रिगार्ड एज अ टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग या टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस। हमको पूछ रहा है कि अभी जो मैं कंडीशन दूंगा उसमें आप बताना कि आपका टैक्स प्लानिंग है, टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स प्लानिंग है, अवॉइडेंस मैनेजमेंट या फिर इवेजन है, ठीक है। तो देखो, फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न ऑफ इनकम विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, बहुत अच्छी बात है गाइस, आपने क्या किया, रिटर्न फाइल टाइम पे किया, वेरी गुड। आप मैनेज करो अपनी चीजों को, ठीक है। टैक्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसीजर टू कंप्लाई विद प्रोविजंस ऑफ लॉ। जब हम आप बात मानते हैं लॉ की, तो हम बोलते हैं कि हाँ आप मैनेजमेंट कर रहे हो उस चीज का, ठीक है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है वो एकदम टैक्स मैनेजमेंट अपना मैनेजमेंट। नेक्स्ट, एन एक्सरसाइज बाय विच द एसएससी लीगली टेक एडवांटेज ऑफ लूप होल। जो लूप होल है ना, उसका आप एडवांटेज ले रहे हो। गाइस किसी भी चीज का एडवांटेज लेना एक अवॉइडेंस है, मतलब आप अवॉइड कर रहे हो टैक्स को और लूप होल का फायदा उठा रहे हो, तो ये एक अवॉइडेंस हुआ। ओके गाइस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सरसाइज अंडरटेक टू मिनिमम द टैक्स लिमिट थ्रू द बेस्ट यूज ऑफ ऑल अवेलेबल अलाउंस, डिडक्शन, एग्जम्पशंस, एक्सक्लूजन। जो आपको इनकम टैक्स ने खुद ही दिया है, 54 की सीरीज है कैपिटल गेन में, आपकी जो जनरल डिडक्शंस है कैपिटल गेन पीजीबीपी में, वो सब चैप्टर 6 की डिडक्शंस ले रहे हो आप, एग्जम्पशंस ले रहे हो, टेंडर वाले के बेनिफिट्स ले रहे हो, स्टेज में जाकर बना रहे हो। तो गाइस ये सब काम तब दिमाग लगा रहे हो अपना, करना भी चाहिए, आपको मिला है फायदा तो क्यों ना लो, ठीक है। तो वो काम करो, तो वो तो आपकी प्लानिंग का भाग होता है गाइस, ठीक है, प्लान करके कर लो। और जब आप क्या किए, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन और बिफोर ड्यू डेट कर रहे हो, मतलब एडवांस टैक्स जो है वो पे कर दे रहे हो, वो भी पहले पहले कर रहे हो ड्यू डेट की, वेरी गुड। ये भी अच्छा काम है, मैनेजमेंट का काम है, तो ये भी टैक्स मैनेजमेंट होगा गाइस। इसमें एक भी क्वेश्चन अवॉइडेंस का नहीं, सॉरी इवेजन का नहीं था। मेरे को एक्सपेक्ट था कि फोर्थ क्वेश्चन इवेजन का होगा, बट नहीं था। कोई नहीं गाइस, ऐसी इंस्टीट्यूट अपन को घुमा सकती मेन एग्जाम में भी, चारों क्वेश्चन हो सकता है एक ही का दे दे और पूछे कि इनमें से चारों में से कौन सा, तो अपन कंफ्यूज होके कर देते हैं ना कि यार एक बच्चा ये होगा करके, ये एक बच्चा ये होगा, ठीक है, बट नहीं है ऐसा, देख लो। इजी क्वेश्चन आते गाइस, फील कॉन्फिडेंट। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में। कोई भी आप टॉपिक चाहते हो ना गाइस तो मुझे बताना, मैं पक्का एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी आपको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आईसीडीएस 3 के ऊपर है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या डिस्क्लोजर देना पड़ता है, इस देख लेते हैं। देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीडीएस 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अ पर्सन शैल डिस्क्लोज द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉमन सेंस वाले पॉइंट गाइस मैं कॉमन बोल दूंगी, ठीक है। अब कोई आपको घर में बोला, ऐसे देखो मैं बता रही हूँ आपको, आप गए बाहर, तो आप घर से बाहर से जब घर आए वापस, तो आपकी मम्मा पूछी क्या की बेटा, तो आप क्या क्या बताओगे, जो किए होगे वही तो बताओगे ना। आप गए थे अपने फ्रेंड्स लोग के साथ घूमने, फिर वहाँ पे मूवी गए, मूवी से फिर आए बाहर, फिर वही चाट गुपचुप खाए, फिर आइसक्रीम खा के फिर घूमे फिरे, लॉन्ग ड्राइव किए, फिर घर आ गए। तो ये जो किए वही बताओगे ना घर वालों को। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो पूछ रहे हैं, तो कॉमन सेंस क्या क्या अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट करते, तो आप क्या बताते कि अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मेरे को उसमें से कितना रेवेन्यू रियलाइज हुआ, मतलब कितना पैसा मुझे मिला है, अभी तक काम कितना कंप्लीट हो गया है,
ठीक है, यही सब तो बताओगे ना, अब इसमें याद करने का क्या है? कॉमन सेंस है कि नहीं है? ठीक है, फिर क्या बताओगे आप? पर्सन शैल डिस्क्लोज़ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस एट रिपोर्टिंग डेट। अमाउंट ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, आप बताओगे कि मम्मी मेरा इतना रुपए खर्चा हुआ आइसक्रीम खरीदने में, मूवी टिकट खरीदने में, चाट गुपचुप खाने में, ठीक है? उसमें से रियलाइज़, अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आप जब घर आओगे तो आपकी मम्मा पूछेगी बेटा कितना कमाया? तो बताओगे मम्मा आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है। तो आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसमें प्रॉफिट तो होगा ही, तो आप बताओगे ना रिकॉग्नाइज़ प्रॉफिट कितना हुआ है? आज मेरा खर्चा कितना हुआ था? प्रॉफिट कितना हुआ उसमें से? ठीक है, फिर आप बताओगे कितना एडवांस रिलीज़ हुआ? पता है मम्मा वो आंटी है ना, वो आई थी अपनी शॉप में, आज ना वो एडवांस देके चली गई। मम्मा पता है उनको ना उधार देना पड़ा, ऐसा करके ये सब बताओगे? अगर कोई पूछेगा तो और क्या बताओगे? और कितना रिटेन हुआ अमाउंट, आप कितना रिटेन करके रखे हो, मतलब प्रॉफिट अगर ₹100 का हुआ है, तो ₹10 घर लेके आए और बाकी ₹90 बिज़नेस में रिटेन कर दिए कि बिज़नेस में डे टू डे काम आएगा, मैं ₹10 अपने पेट्रोल खर्च के लिए ले जाता हूँ घर। ठीक है गाइज़? तो मेरे जो हाउस होल्ड एग्ज़ाम्पल थे, हो सकता है वो आपके दिमाग में घुसे और आईसीडीएस याद कराने में हेल्प की होगी कि गाइज़ पढ़ाई इतनी टफ नहीं होती जितनी हमको लगती है। दिमाग का यूज़ करोगे तो हर चीज़ ईज़ी है। ठीक है? देखो फिर से बता रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या लिखोगे? कॉन्ट्रैक्ट लिखना, उसका अमाउंट कितना खर्च हुआ है, रेवेन्यू कितना रियलाइज हुआ है, कंप्लीशन स्टेज बताना, कॉस्ट बताना, प्रॉफिट बताना, एडवांस रिसीवर तो बताना और रिटेंशन अगर कुछ हुआ तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। देखो अ, ये वाला देख लेते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वैसे तो ये। आपने अभी तक कमेंट नहीं किया ना, सब्सक्राइब तो कर ही नहीं रहे हो चैनल को। मैं कितनी मेहनत करती हूँ आप लोग के लिए और आप लोग की सब्सक्राइब भी नहीं करोगे ना, जाओ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं बताऊँगी मैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो कि मैम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ाइए तब बताऊँगी मैं। तो चलो गाइस स्कोप ऑफ आईसीडीएस 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी पढ़ते हैं। गाइस देखो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को अपन एक्सक्लूड करते हैं गाइस, क्योंकि ना इसका अपना AS7 है, दैट्स व्हाई। ठीक है, देन गाइस इसमें दिया कि वर्किंग प्रोग्रेस जो अपना अदर स्टैंडर्ड में कवर रहता है ना, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। कॉमन सेंस की बात है गाइस, अगर वो कहीं और कवर करता है तो यहाँ पे कैसे करेंगे? नेक्स्ट है गाइस अपना शेयर्स, डिबेंचर एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड बाय स्टॉक ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड में जो हेल्ड किए गए शेयर्स, डिबेंचर्स है वो यहाँ पर कवर नहीं होते गाइस, क्योंकि उसका भी अलग स्टैंडर्ड है। देन नेक्स्ट अपना प्रोड्यूसर इन्वेंट्री ऑफ लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है गाइज, ये हमको हमेशा अपन को एनआरवी पे रखना पड़ता है। ठीक है, देन गाइज नेक्स्ट है अपना मशीन स्पेयर्स विच कैन बी यूज ओनली इन कनेक्शन विद टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। गाइज हम लोग जो मशीन स्पेयर है ना, उसको हमेशा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में ही यूज करते हैं। तो वो जो रहता है वो एक्सपेक्टेड रहता है कि वो इरेगुलर यूज हो, तो इनको अपन बाहर रखते हैं। फिर से मेरे साथ बिना देखे बोलो, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अदर कॉन्ट्रैक्ट, शेयर डिबेंचर वाला और ये इंटेंजिबल, सॉरी मशीनरी स्पेयर जो कि फिक्स्ड टेंजिबल एसेट होता है वो इरेगुलर नेचर का होता है। और अपना जो प्रोड्यूसर इन्वेंट्री लाइफ स्टॉक वगैरह रहता है वो अपन एनआरबी पे रखते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने की ट्रांजैक्शन जो कि कवर्ड है 92 बीए में वो डिस्कस करना है, जिसका नाम है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। क्या नाम है? स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। देखते गाइज, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एसएससी मीन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन नॉट बीइंग इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस नहीं होता उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, एनी ट्रांजैक्शन रिफर टू सेक्शन 80A। मतलब जो 80A में कवर्ड है वो, मतलब नॉट है ना, मतलब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कौन सा स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो जब 80A में कवर है वो यहाँ क्यों आएगा गाइस? ठीक है, जिसका घर 80 है वो अपने घर जाएगा ना। अब देखो जिसका घर 80IA है वो वहां जाएगा, यहाँ क्यों आएगा? ठीक है, जो ट्रांजैक्शन गाइस याद रखना, सेक्शन नंबर बस याद करते जाओ। जो 80IA 10 में है वो वहां जाएगा। ठीक है, जो सेक्शन अदर देन चैप्टर 6 से एंड 10AA, इन लोग को हटाकर, देन बिजनेस ट्रांजेक्शन जो अपना ये वाले सेक्शन में उनको हटाकर, और कोई भी ट्रांजेक्शन जो एक्सीड करता है सम ऑफ 10 करोड़, 20 करोड़, सॉरी 20 करोड़, तो वो सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं आएंगे। ठीक है गाइस, कौन कौन से नहीं आएंगे? 80A, 80IA, 10 ये तीन तो पूरा सेम है। फिर चैप्टर 6 और 10AA को ऐड कर लेना, उन दोनों का अदर देन वो लोग। ठीक है, देन कौन से याद कर लेना? अब याद किए थे अपन सुबह 115 BAB4। ठीक है, और 20 करोड़ से अगर ज्यादा होता है तो वो सब हमारे प्यारे से 92 BA में नहीं आते, जिनका नाम है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। मतलब ये लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही नहीं होते इनके हिसाब से। ठीक है गाइस,
चलो गाइस अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि रीसेल प्राइस मेथड क्या होता है आर्म लेंथ प्राइस के हिसाब से। गाइस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि ये लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन का थ्योरी लिखने दे देते हैं। रीसेल प्राइस मेथड का क्वेश्चन दो ना, हम बना के देंगे, बट नहीं, इनको तो थ्योरी लिखवाना है। देखो गाइस मैं इसके स्टेप्स पूरे रीड करके आपको नहीं समझा सकती, मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ कैसे करते हैं। आप अपने मन से इंग्लिश ग्रामर जोड़ देना उसमें। ठीक है, सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब प्रॉपर्टी और सर्विस से रिलेटेड होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करोगे आप सबसे पहले। फिर आइडेंटिफाई द प्राइस एट विच द प्रॉपर्टी और सर्विस आर रीसोल्ड, मतलब जिसमें रीसोल्ड गाइस रीसेल है ना, इसलिए याद करना रीसेल से रीसोल्ड। ठीक है, अनरिलेटेड को गाइस देखो सबसे पहले हमेशा ना हर सेम 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 है। देखो जो अपना ये होता है एसोसिएट इंटरप्राइज, उसका आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे। अभी दिया नहीं भले इसमें, बट आगे आने वाला है। जो अनरिलेटेड है देखो लिखा है ना, एक अनरिलेटेड वाले प्राइस को ले लेना। Identify the normal gross profit margin on compared to uncontrolled transaction, whether the internal external normal gross profit margin is that margin which enterprise would earn from purchase of similar product to unrelated party। guys इन इंसान, जो रुको आप एक इंसान हो, ठीक है, आपने 2 सेल किया, ठीक है, आप अभी अनरिलेटेड वाली बात कर रहा है क्वेश्चन, तो हम भी अनरिलेटेड करेंगे। ये अनरिलेटेड है, ये चच्चा हमारे अनरिलेटेड है, ठीक है। इन चच्चे के साथ आपको जो भी ग्रॉस प्रॉफिट में जो परसेंटेज आप कमा रहे हो, ठीक है गाइस, वो इनकी बात कर रहा है ग्रॉस प्रॉफिट की, जो अनरिलेटेड के साथ हो रहा है, ठीक है। डिडक्ट द नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम रीसेल प्राइस। सबसे पहले क्या बोला गाइस, देखो याद करने की कोशिश कर, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि मेरा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, परचेस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या करोगे, आइडेंटिफाई द प्राइस एट विच सच प्रॉपर्टी एंड सर्विस रीसोल्ड और प्रोवाइडेड टू अनरिलेटेड, मतलब इनको आप किस प्राइस पे सेल करोगे। सबसे पहले आप ये खोजना, क्या खोजना है, ये क्या बेच रहे हो आप, ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, ये अपना मस्त से, ठीक है। ये मैंने पूरे 2 पॉइंट के डायग्राम बना दिए, तीनों के ही बना दिए कह सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट आपको देखना है कि उनसे आप क्या अर्न कर रहे हो, ठीक है। फिर डिडक्ट करना है अपना नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम रीसेल प्राइस, जो आपका रीसेल प्राइस है उसमें से आपको नेट प्रॉफिट को माइनस करने बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट करना है रीसेल प्राइस से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी एक्सपेंसेस कनेक्शन में हुए हैं उनको भी माइनस कर देना, एक्सपेंसेस आपके जो भी है उसको माइनस कर देना। देन क्या बोल रहा है, then adjustment resulting amount from difference between the uncontrollable transaction and the international transactions। देख लो गाइस, ये देखो पहला पॉइंट का यही मतलब था कि एसोसिएट इंटरप्राइज के साथ ये वाला हो रहा था और ये नॉन एसोसिएट के साथ हो रहा था। मतलब बोल रहा है कि ये जो आप ये वाला जो चच्चा है ना, ये हमारे पहचान के है, मतलब ये रिलेटेड है, ठीक है। तो इनके साथ का जो भी आपका रुपए है, जितना भी आपकी कमाई हुई है, इस कमाई को आपको माइनस करना है, ये वाली आफ्टर डिडक्शन, ये वाली जो कमाई है, ये इन दोनों को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। देखो यही बोल रहा है, एडजस्ट द डिफरेंस बिटवीन अनकंट्रोलेबल ट्रांजेक्शन एंड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, ठीक है। द डिफरेंस, जो डिफरेंस आया है, अदर डिफरेंस इंक्लूडिंग द डिफरेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, फर्दर द डिफरेंस शुड बी मटेरियल अफेक्ट। गाइस जो भी मटेरियल डिफरेंस और होगा ना, सबको माइनस करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा ना, वो आप बोल देना कि वो आर्म लेंथ प्राइस है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो सबसे पहले एकदम इजी है, अनरिलेटेड से जो भी आप प्राइस चार्ज करोगे वो लेना, उसमें से जो नेट प्रॉफिट आप उससे कमाए हो उसको माइनस करना। मतलब ये क्या है, सेल प्राइस है, सेल प्राइस में से आपको नेट प्रॉफिट माइनस करने बोल रहा है। मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब कॉस्ट प्राइस से एक्सपेंसेस तो माइनस, कॉमन सेंस वाला, मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी करता ही है, तो आपका ये आ गया इसका कॉस्ट, मतलब असली कॉस्ट कितने का आया, ठीक है, खर्चा हटाने का। अब ये वाला जो कॉस्ट है और ये वाला जो इन चिच्चक को दे रहे हो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो होता है आर्म लेंथ प्राइस। चलो गाइस, तो चलो गाइस हम लोग ये वाले एमटीपी का थ्योरी देख लेते हैं। गाइस अगर आप प्रैक्टिकल चाहते हैं तो आपको पता है ना क्या करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है, तब मैं प्रैक्टिकल बनाऊंगी पक्का से। गाइस आपको बस बोलना है कि मुझे प्रैक्टिकल सॉल्व करवा दो मैम, पक्का मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी। गाइस थोड़ा आप लोग की तरफ से एफर्ट्स रहता है ना, तो अच्छा लगता है। ठीक है गाइस, सेक्शन सी देख लेते हैं अपना। देखो गाइस, बी लिमिटेड जो है वो पे की 10 लाख रुपए एयरपोर्ट अथॉरिटी को। क्यों? क्योंकि वो लैंड की, पार्क की और पेमेंट टुवर्ड्स यूज ऑफ लैंड, ठीक है गाइस, बहुत सारे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो इन चच्चा ने क्या किया, इन्होंने ना 194 सी में 2% इन्हें टीडीएस दे दिया, क्योंकि यार काम भी लिया, लैंड भी लिया, इतना सारा यूज किया, ठीक है। बट जो ए है उनको हुई, उनको तकलीफ हुई, वो बोले यार ए 194 आई में होगा करके, क्योंकि ना 190 इसमें होता है 2% और आई जो इमोल प्रॉपर्टी है उसमें होता है 10%, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि 10% के हिसाब से भरो। तो देख लेते गाइस, देखो इसमें लिखा है
कि इन दिस केस द एओ हैज नॉट पेड द अमाउंट टू मेयरली टू यूज द लैंड। गाइस हम लोग सिर्फ लैंड का यूज करते तब आई भरते, आई फॉर रिमूवेबल, ठीक है, टीडीएस वाला। बट हम तो यूज किए एंजिलरी एक्टिविटीज, उसमें लैंडिंग की, टेक्निकल सर्विस की, सिक्योरिटी की, नेविगेशन की, तो हम क्यों भरे? हम तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम लिए हैं, इसको तो टीडीएस 2% कटेगा। इसलिए गाइस ये जो एओ बोल रहा है वो गलत है, ठीक है। गाइस मैं सोच रही थी कि हमारा जो इनकम टैक्स में ना केस लॉज है ना स्टडी मैट में, वो भी मैं डिस्कस करूं, और जो अपना वो है ना बाकी के और क्वेश्चंस जो है ना वो भी डिस्कस करो। बट गाइस मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ कि करना चाहिए या नहीं। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम आप लोग को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली मैं कस्टमाइज वीडियोस बनाना चाहती हूँ, ठीक है गाइस। चलो देखते हैं। वी कंपनी जो है वो पार्टनरशिप फर्म है जो कंस्टिट्यूट हुई थी 1/6/2015 को 4 पार्टनर्स के साथ, ठीक है गाइस। ऑल पार्टनर वे कंट्रीब्यूट 10 लाख टू ईच द कैपिटल। गाइस वो लोग कैपिटल लगाए, 4 पार्टनर मिलके 10-10 लाख, तो टोटल 40 लाख हो गया। बढ़िया है जी। While examining the return of assessment year, the AO verified the source of investment made by the partner। तो वो क्या किए, सोचे कि पार्टनर लोग 10 लाख कहाँ से लाए, ये लोग तो गरीब से दिखते हैं एकदम, ठीक है। नॉट सेटिस्फाइड द एक्सप्लेनेशन, जो पार्टनर बताया हमने यहाँ से लाया, हमने जमीन बेच दी, हमारे पापा ने दिया, हम तो कमा के रखे थे, हमारा ही सेविंग्स है। तो चारों की जो भी बकवास सुने उसके बाद फिर लोग सोच लिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो ना अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट है, मतलब तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग कहाँ से ना ब्लैक मनी ला के ना डालो अपने बिजनेस में, और मुझे लग रहा है कि 25 लाख का घोटाला है, ऐसा करके एओ को लग रहा है। तो देखते क्या होता है आगे। देखो गाइस, व्हेन देयर इज अ क्रेडिट इन अ बुक्स ऑफ फर्म, इफ द सोर्स ऑफ अ क्रेडिट इज नॉट एक्सप्लेन, अगर एक्सप्लेन नहीं होता है, द एओ मे असेस द सेम एज डीम्ड इनकम, और तब हमारे पास एओ के पास, मतलब एओ के पास क्या अथॉरिटी है कि वो उसको डीम्ड इनकम मान ले। बट when section 68 is evoked, the purpose of taxing the unexplained income टैक्स क्रेडिट, द इनकम इज लेवल एट द रेट ऑफ 30%। गाइस 30% लगता है उस केस में, कब लगता है 30%? जब वो इनकम अनएक्सप्लेन टैक्स क्रेडिट रहती है सेक्शन 68 के हिसाब से, और अंडर सेक्शन 115 बीबीई के हिसाब से 30% के लिए लाइबल रहती है। बट अब कितने में टैक्सेबल होगी? नाउ द टैक्सेबल एट 77.25% प्लस पेनल्टी अंडर सेक्शन। गाइस 10% पेनल्टी और लगेगी। इन दिस केस द owners of a firm is discharged when the amount credited to the books of account attribute the partner who has paid amount to the firm। मतलब बोल रहा है कि फर्म जब भी छूटेंगे तब तब जब उसके पार्टनर्स रहेंगे उन लोग अब पैसे क्रेडिट कर दे, ठीक है, जो क्रेडिटेड पैसे हैं वो बता दे, ठीक है। फिर जो एओ में वेल वेरीफाइड द कैपेसिटी ऑफ अ पार्टनर हु कंट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ अ कैपिटल एंड कैन नॉट स्कैंडल द फर्म विद एडिशन। मतलब बोल रहा है कि एओ को लगता है कि जो पार्टनर लोग हैं ना उन लोग स्कैंडल किए, अपना काला धन ला के ना इसमें डाल दिए फर्म में, और फिर कुछ भी कहानी बना दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा एओ को लग रहा है। फिर व्हेन द फर्म हैज कंस्टिट्यूट ऑन 1/6/2015 द कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ 40 लाख बाय द पार्टनर, it could not be assessed to tax in hands since it come from existence only on the date and could not be earned income on that date। मतलब बोल रहा है कि ये जो एग्जिस्टेंस है इस इनकम का वो तो उसी दिन आया था ना, उससे उस दिन कमाया थोड़ी थे इन्होंने, ये लोग तो लेके आए थे ना। तो इसके हिसाब से जो एओ है ना वो गलत बोल रहा है, मतलब तुम ऐसे किसी को कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और ये केस लॉ रेफर किया गया है। आई होप गाइस आपको केस स्टडी समझ में आई होगी अच्छे से। गाइस ये कितने मार्क्स की केस स्टडी? 4 मार्क्स की केस स्टडी है। ऐसे वाली केस स्टडी कितनी सारी आ जाएगी हमारे लिए, तो एकदम चांदी चांदी हो जाएगी। मतलब समझ में आया आपको कि कैसे आपको आंसर लिखना होता है और कैसे आपको सब चीज। एमटीपी देखो कितना हेल्प कर रहा है ना अपन को। फिर से बता दूँ एक बार, देखो एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 4 पार्टनर थे, चारों पार्टनर 10-10 लाख ला के दिया। जब एओ को लगा कि इनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो गलत है, तो एओ उनसे क्वेश्चन पूछा, पार्टनर ने जवाब दे दिया। अब जो एओ है वो बोलते हैं कि नहीं, इनके ऊपर ना अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट अंडर सेक्शन 68 एबल होगा, और उसके बाद पहले तो अनएक्सप्लेन में 30% चिपकाऊँगा मैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर पेनल्टी लगा दूँगा, डबल पेनल्टी, और उसके बाद फिर मैं उसके ऊपर ना उसका फिर उसका टैक्सेबल कितना जो है 77.25 में लगा होगा, ऐसा एओ अपनी कहानी में अपने मन में सोचा। और उसके बाद फिर ऐसा होता है, मतलब 68 में तो ऐसे ही होता है। फिर जब केस अपन देखें कि क्या हुआ फर्म के साथ, तो देखो फर्म के साथ क्या हुआ कि उस दिन वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन 40 लाख का पार्टनर्स ने किया है, ठीक है, और उन्होंने बताया भी कि हमने कैपिटल लाया करके, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि हाँ, इट कुड नॉट बी असेस टू टैक्स इन हैंड्स सिंस इट, मतलब वो उनके हैंड्स में आप असेस नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने तो फर्म में लगाया है पैसे, ठीक है। सिंस इट कम ओनली टू द एग्जिस्टेंस ओनली ऑन दैट डेट, मतलब उसी दिन 40 लाख लाए सब लोग और लगाए हैं पैसे, ना ही उन लोग उस दिन अर्न किए उस पैसे को, ठीक है। तो उस हिसाब से जो एओ है वो गलत है।
आई होप गाइस आप लोग को केस स्टडी अच्छे से समझ में आई होगी और आप समझोगे कि वो क्या चाहता था, असली में क्या हुआ और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हुई। गाइस इसके बाद अपन देख लेते हैं कि प्रोटेक्टिव असेसमेंट क्या होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज कंफ्यूजन डाउट एज रिगार्ड अ पर्सन हुज हैंड the income is chargeable to the tax and the revenue would make assessment of both the person। guys कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम लोग जैसे कि कोई इनकम आई ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये असली में इसकी इनकम है किसी और की इनकम में रख के वो बोल रहा है कि मेरी इनकम है। तो ये जब होता है तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। दिस इज मेड एज अ मैटर ऑफ कॉशन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। अब गाइस आप सोच रहे होंगे मतलब आपको लोग तो होशियार बच्चों आप नहीं सोच रहे होंगे, बट जो बच्चों मतलब कोई भी सोच सकता है ना जिनको थोड़ा नॉलेज कम होगा टैक्स के बारे में, वो लेमैन मतलब अपन कॉमन पर्सन को ले लेते हैं। कॉमन पर्सन ये सोच सकते हैं ना कि मैम आप ये बताओ कि चुपचाप से कोई इनकम दिखा रहा है तो क्यों नाटक करना, मतलब ले लो ना टैक्स, इसमें क्या लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है। गाइस हो रहा है, देखो कैसे समझ लो कि मेरी इनकम है 1 करोड़, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ अपना ना 1 करोड़ ज़्यादा हो गया गाइस, इतना कहाँ कमाऊंगी मैं। रुको अपन ना कम वाला एग्जाम्पल लेते हैं। मेरी इनकम है समझ लो 13 लाख, 13 लाख है। अब मैं क्या की, मैं अपना दिमाग लगाई और अपनी 5 लाख की इनकम अपने सन को ट्रांसफर कर दी। सन को करोगे तो पता चल जाएगा, सन को नहीं करेंगे अपन, अपन ना फ्रेंड को करेंगे, फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिया और मैं बोल दी कि तू अपनी इनकम दिखा देना करके, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ 5 लाख कम हो गया, अब मेरी 8 लाख दिख रही है। स्लैब रेट में चेंजेस दिखेगा आपको। अब मेरी इनकम कितनी 8 लाख दिखेगी, अब 8 लाख के हिसाब से मेरे को स्लैब रेट 20% लग जाएगा। इससे पहले मैं 30% में जा रही थी, रिवेन्यू लॉस हुआ। अब ये जो चच्ची है जो 5 लाख पे इनकम देगी वो तो सीधा 5% में देगी, रिवेन्यू लॉस हो रहा है। पहले डिपार्टमेंट को 30 लाख मिलने वाला, 30% मिलने वाला था, अब उसको 5% पे टैक्स मिलेगा। इनकम डिस्क्लोज किया हमने, हमने दिखाया इनकम, बट वो इनकम मेरी है ना उसकी नहीं है। उस वजह से टैक्स रेट जो हो रहा है चेंजेस उसकी वजह से रिवेन्यू का लॉस होता है। तो इसीलिए प्रोटेक्टिव असेसमेंट कराया जाता है, ठीक है गाइस। ठीक है, देखो अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ एम्बिग्विटी वन असेसमेंट वुड बी गेट कैंसल। जैसे ही ना गाइस अपन को ऐसे जब भी ऐसा टेंशन होता है ना ऐसा ऐसा हुआ है करके, तब अपन ना प्रोटेक्टिव असेसमेंट करा लेते हैं, उसमें से जो एक असेसमेंट रहता है वो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और ये ना एक्ट में कुछ भी डिफाइंड नहीं है, ये सिर्फ एक वेग है, ठीक है। देर इज नो टाइम लिमिट, इसका कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। इट इज प्रोवाइडेड फॉर कंप्लीटिंग और कैंसलिंग द प्रोटेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। मतलब आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि कितने दिन में कंप्लीट करना है, कितने दिन में कैंसिल करना है, ऐसा कुछ नहीं है। व्हेन रेगुलर असेसमेंट ऑफ अदर असेसमेंट हैज बीन मेड बाय वे ऑफ प्रोटेक्टिव असेसमेंट द टाइम लिमिट कंटेन विल अप्लाई। मतलब जैसे कि अगर अपन रेगुलर असेसमेंट की जगह पे ना प्रोटेक्टिव असेसमेंट करवाते हैं या उसके बदले कराते हैं या उसके साथ कराते हैं, तो उसमें जो टाइम लिमिट है ना जो अपन पढ़े थे अभी इसके अभी पढ़े ना थोड़ी देर पहले, वही वाला लगता है, ठीक है। प्रोटेक्टिव असेसमेंट कैन बी मेड बट पेनल्टी कैन नॉट बी लेविड ऑन प्रोटेक्टिव। गाइस मतलब असेसमेंट आप वैसा कर सकते हो बट इसके ऊपर आप कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पता है ना। थ्योरी क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो, के लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो है वो बोरो की 50 lakhs फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस पर्पस। वो क्या की 50 लाख का बिजनेस पर्पस के लिए ले ली पैसे। फॉर द सेंशन ऑफ बैंक लोन टू डायरेक्टर गिव गारंटी, दो डायरेक्टर जो थे वो लोग गारंटी दे दिए। द एसएससी पेड द गारंटी कमीशन ऑफ 80,000। जो एसएससी था वो क्या किया 80,000 का उनको कमीशन दे दिया टू टू डायरेक्टर विद रिगार्ड एंड क्लेम द सेम बिजनेस एज एक्सपेंडिचर। और वो क्या किया अपना पीजीबीपी के एक्सपेंडिचर में ये एक्सपेंसेस को वो करवा लिया, मतलब रियम्बर्स, ठीक है। फिर तो एओ जो था वो डिसअलाउ कर दिया उसको, मतलब बोला कि नहीं तुम अपने अपने डायरेक्टर को इनडायरेक्टली पैसे दे रहे हो और उसका डिडक्शन भी ले रहे हो, नहीं 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 ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसा कर रहा है एओ ने, तो अब देखते क्या होगा। तो देखो गैस केस क्या है, द इशू अंडर कंसिडरेशन इज द केस इज वेदर गारंटी कमीशन paid by the company to its employee director is deductible as business expenditure। मतलब हमारा केस ये है कि जो हम बिजनेस एक्सपेंडिचर किए हैं डायरेक्टर से साइन करवा कर उनको कमीशन 80,000 की जो दिए हैं उसको हम बिजनेस एक्सपेंडिचर लें या ना लें, ये हमारी झगड़ा लड़ाई है, ठीक है। और जो गारंटी दिए एम्प्लॉय डायरेक्टर वो क्रेडिट फैसिलिटी टू द कंपनी है, और ये या फिर उनको एक दूसरे तरीके से अपन वो कर रहे हैं डिविडेंड दे रहे हैं, ठीक है। तो ये दो बात हो गई, दो प्रॉब्लम हो गई। अब इसका सोल्यूशन देखते क्या प्रोविजन क्या है। इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक डिसअलाउ एंड एक्सपेंडिचर इनकम होली और एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस। गाइस जो लोन सैंक्शन करवा रहे हो तो बिजनेस के लिए करवा रहे हो ना, तुम अपने घर के लिए तो नहीं करवा रहे हो।
तो ये होली एंड सोली फॉर सेक्शन मतलब अब बिजनेस के लिए ही है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, तो वेदर सच पेमेंट इज डिवाइस यूज फॉर आउटविट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 ओ विच रिक्वायर्ड पेमेंट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। मतलब ये वाला जो प्रोविजन है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को बोलता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है एनालिसिस। एनालिसिस से गाइस बहुत बड़ा है पन्ना, सबसे पहले क्या करते हैं, कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। Therefore, the action of AO holding that if amount was not paid to them as commission, the same would be payable as dividend, and the condemning that the company avoid dividend distribution tax। guys ये क्या कह रहा है कि जो एओ कह रहा है वो बोलता है कि ना तुम क्या कर रहे हो, चुपचाप ना कमीशन के नाम पे इनको डिविडेंड दे रहे हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बचाने के लिए, अंडर सेक्शन 115 ओ, ठीक है। अदरवाइज पेबल इज नॉट वैलिड, मतलब अब ये कह रहे हैं कि ये वैलिड नहीं है। अब गाइस आप बोलोगे मैम अब तो एनालिसिस करवाया नहीं, आप बोल दिए वैलिड नहीं है करके। एनालिसिस करवाओ, तो चलो कर लेते हैं एनालिसिस। देखो, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एम्प्लॉय है, सही बात है कंपनी के, और वो इंटाइटल होता है रेम्यूनरेशन के लिए, जो कि सर्विस वो एम्प्लॉय की तरह काम करके देते, तो ठीक है। पर्सनल गारंटी दे रहे गाइस उन लोग। आप कभी सोचना बैंक में कभी जाना और लोन लेने के लिए, तो ना वो लोग आपकी क्रेडिट रेटिंग देख के आपको देते हैं लोन, ठीक है। और गारंटी देखते हैं, और जो गारंटी दे रहा है ना उसकी भी देखते हैं कि वो क्या अभी तक कोई डिफॉल्टर तो नहीं किया है। तो गाइस ये सब उसकी पर्सनल बेसिस पे देते हैं, ना कि उसका कंपनी में डायरेक्टर है तो दे रहे हैं। तो गाइस ये पर्सनल गारंटी है, जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंट दे रहे कंपनी को उन लोग, उनका पर्सनल गारंटी है ये कोई कंपनी के बिहाफ में कुछ नहीं कर रहे। तो उनको जो कमीशन मिल रहा है वो भी, अगर वो डायरेक्टर नहीं होते तो भी उनको देते हम लोग, अगर वो हमारे एज अ फ्रेंड हमको कमीशन लेते हमसे, तो भी वो हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर होता। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो असेसी कंपनी है वो कमर्शियल विजडम से रिजोल्यूशन रिजॉल्विंग द डायरेक्टर टू पेड कमीशन फॉर प्रोवाइडिंग पर्सनल गारंटी फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अवेल द, ये सेम पॉइंट लिखे रहता है, एक लिखा है, चलो। द डायरेक्टर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी अमाउंट एज अ कमीशन इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के बदले में कुछ नहीं दे रहे उनको हम लोग। डिविडेंड जो रहता है वो शेयर होल्डर को पे किया जाता है, और रिसिपिएंट डायरेक्टर वेर नॉट ओनली द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, द पेमेंट ऑफ अ कमीशन हेंस कैन नॉट टेकन एज अ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। गाइस बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर को अपन डिविडेंड देते हैं, और जो डायरेक्टर है वो तो शेयर होल्डर, नॉट द ओनली शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और डायरेक्टर ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं है हमारे शेयर होल्डर, हमको तो सबको डिविडेंड देना है ना, तो मैं इनको बस दूंगी, बाकी लोग का टैक्स नहीं सेव करना है, क्या करना है तो मैं सबका करूंगी, इनका बस थोड़ी ना करूंगी। ऐसे सोचते हुए जो पेमेंट ऑफ कमीशन है वो हम लोग कोई डिविडेंड के बदले नहीं दे रहे हैं, हम लोग एवं ही दे रहे हैं, एवं इन द सेंस वो पर्सनल उनका पर्सनल गारंटी दे रहे हैं, उस वजह से हम उनको कमीशन दे रहे हैं, इसीलिए ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और इसीलिए हम इसको बिजनेस में क्लेम करेंगे, और इसके साथ साथ जो एओ है वो गलत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन द ट्रांजैक्शन ट्रीट एज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। गाइस अभी अभी पढ़े थे अपन, फिर आगे सेम सेम क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 92 सीबी के हिसाब से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कब मानते हैं, देख लेते हैं। अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर एसोसिएट इंटरप्राइज, गाइस एसोसिएट इंटरप्राइज के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आइदर बोथ और होम, मतलब एक या दोनों एनआर हो सकते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछ लेना मैम दोनों तो एनआर है, इनको क्या करना है, फिर इंडिया वालों को क्या हो रहा है कि वो लोग पैसा मांग रहे हैं उनसे, तो गाइस कुछ ना कुछ होगा तभी मांग रहे हैं, नहीं तो दो एनआर तो दुनिया में इतने सारे हैं, वो लोग करते रहते हैं, हम लोग को क्या। बट उन लोग एसोसिएट इंटरप्राइज हो गई, इंडिया से कुछ रिलेशन होगा तब जाके वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में अट्रैक्ट होगा। ओके, देन नेक्स्ट, इट इज द नेचर ऑफ परचेज। गाइस वो उसमें परचेज होना चाहिए, सेल होना चाहिए, लीज होना चाहिए, टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी का कुछ प्रोविजन ऑफ सर्विस, लैंडिंग बोरिंग ऑफ मनी या बेयरिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस इनकम, कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए घोल झोल, ठीक है। और इट इंक्लूड अ ट्रांजेक्शन ऑफ नेचुरल म्यूचुअल एग्रीमेंट। गाइस वो म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हो सकता है, कोई अरेंजमेंट हो सकता है दो जन के बीच में, कोई अपॉर्शनमेंट एलोकेशन ऑफ कॉस्ट एक्सपेंसेस भी हो सकता है गाइस, ठीक है, तब भी वो मानेंगे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है। आई होप गाइस ये 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको 3 में 3 मिले। मैं होप करती हूँ कि मैं जैसे पढ़ाई हूँ आप एकदम अच्छे से आंसर लिख के आएंगे। एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ सो दैट आपके लिए एकदम बेनिफिशियल रहे। देखो, सबसे पहले आप लिखना कि दो लोगों के बीच में होता है, दो एसोसिएट के बीच में होता है, परचेज कर सकते हो आप, लीज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल, ठीक है। उसके फिर आप बोलना कि नेचुरल म्यूचुअल एग्रीमेंट, एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
In case of private company covered to LLP, what can be the possible impact of set off and carry forward accumulated of loss and unobserved depreciation? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है गाइस, पूछ रहे कि अगर प्राइवेट कंपनी एलएलपी बन जाती, आज तक वो प्राइवेट थी, अब वो क्या हो जाएगी, एलएलपी बन जाएगी। मतलब गाइस आप इसमें डिफरेंस समझ पा रहे हो दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका जो लाइबिलिटी होता है वो क्या होता है, प्राइवेट में प्राइवेट मतलब मेंबर्स तक रहता है और मेंबर का अनलिमिटेड रहता है, ठीक है। बट जो एलएलपी रहता है वो तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, उसका लाइबिलिटी लिमिटेड रहता है। तो अब अपन को देखना है कि क्या होगा इनका। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पूछ रहा है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन पूछ रहा है ना, तो देख लेते हैं। व्हेन द कंपनी कवर्ड इनटू एलएलपी द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड लॉस ऑफ प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस ऑफ रिस्पेक्टिव सक्सेसर। मतलब जो कल तक प्राइवेट थी, समझ लो ए प्राइवेट लिमिटेड थी, प्राइवेट लिमिटेड ए थी, आज वो बन रही है ए एलएलपी। तो इसका जो भी डेप्रिसिएशन है, लॉसेस लॉसेस है, डेप्रिसिएशन है, वो सारी चीज इसका हो जाएगा। मतलब आज से तुम्हारा जो भी है वो हमारा हो जाएगा, ऐसा टाइप का। मतलब तुम और हम, नहीं क्या होता है यार, भूल गई, छोड़ो आगे बढ़ते हैं। However, the company successor LLP to be satisfied the following condition. Guys, उसको ना ये वाले सेक्शन की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नेचुरल सक्सेशन के बिहाइंड में कैरी फॉरवर्ड बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है। फिर द एक्यूमुलेटेड लॉस इज एलिजिबल फॉर फ्रेश कैरी फॉरवर्ड। गाइस आपके लिए गुड न्यूज है कि आप आपके पिछले साल के 7 साल से आप लॉस को उठाए जा रहे थे अपने कंधों पे, अब आपको नया कंधा मिल गया है, अब आप साथ में मिलकर उठाने वाले हो। तो गाइस आप लोग 8 साल तक साथ में मिलकर उठाइए, ऐसा कह रहा है। फ्रेश कैरी फॉरवर्ड ऑफ 8 ईयर्स मिलेगा फॉर द ईयर ऑफ कन्वर्जन। जिस दिन से कन्वर्जन हो उस दिन से आप दोनों मिल के 8 साल तक और उसको लेके जाओ, ठीक है। द अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन तो सालों साल जीवन भर आप इसको आगे ले जा सकते हो, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं आपको, ठीक है। द कंडीशन ऑफ सेक्शन 47 पूरा होना चाहिए, ठीक है, तब जाके आप ये सब कर सकते हो, ठीक है। इफ द ब्रीच ऑफ अ कंडीशन ऑफ सेट ऑफ और जो डेप्रिसिएशन जो अवेल किया सक्सेसर कंपनी में, तो फिर अगर उसने ब्रीच किया, कोई भी हालत में आपने सेक्शन 47 का उल्लंघन किया, ठीक है, किया, तो उस केस में फिर आपको उसका ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको इनकम मानते हुए। आपकी जितने भी लॉसेस है सब आपकी इनकम मान ली जाएगी और उसके ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो आप सेक्शन 47 को खुश रखो और आप लॉसेस को साथ-साथ लेके चलते रहो। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया टेलीफोन लिमिटेड पे किया है 15 लाख भारत मोबाइल लिमिटेड को, ठीक है, फॉर ईच ऑफ द मोबाइल टावर यूज बाई इट। वो जितने भी मोबाइल टावर यूज करता है ना उसके लिए उसने पेमेंट किया है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इंडिया टेलीफोन लिमिटेड पेड इतना रुपए पे किया भारत वाले को। डिडक्शन दिया उसने, टैक्स का डिडक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्ट वाले टीडीएस काटा है वो कॉन्ट्रैक्ट वाले ने, ठीक है। वेयर एज द एओ क्लेम दैट इट इज डिडक्टेड 10%। मतलब वो बार बार एओ को पागल कुत्ता काट देता कभी कभी, तो मेरे को ऐसा लगता है। मतलब एओ बोल रहा है कि इमोरल प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हो तुम और तुमको भरना पड़ेगा 10%, और वो बोल रहे हैं मैं तो कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस काटूंगा 2% का। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखो, द फैक्ट ऑफ अ केस गिवन दैट इज सिमिलर टू इंडस टावर लिमिटेड वर्सेस सीआईटी। ये पहले केस हो चुका है, उसका ये केस लॉ का डिस्कशन करते हैं। द टावर रेंटेड आउट फॉर infrastructure facility which able the party to use the technical स्पेसिफाई इक्विपमेंट मेंटेन बाय एसएससी। गाइस वहाँ टावर लगा है, टावर के साथ तार लगे होंगे, तार के साथ और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, वो सब भी यूज करोगे ना आप। द मोबाइल टावर इज न्यूट्रल प्लेटफॉर्म विदाउट द मोबाइल ऑपरेटर कैन नॉट बी ऑपरेट। और गाइस वहाँ पे जो भी ऑपरेटर्स है और बाकी जो भी फैसिलिटीज होगी वहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स में, मतलब जो लैंड है, लैंड के ऊपर जो भी बना होगा वो सब एक दूसरे से मिलजुल के बने हैं, और मिलजुल के इन सेंस यूज एक साथ होते हैं ना। आप बोल रहे हो ये वो कैसे बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है, क्या बोल रहा है, जो लैंड है ना उसका टीडीएस काटो। भाई लैंड यूज कर रहे हैं, हम लैंड के ऊपर इतना सारा सामान नहीं दिख रहा तुमको, वो भी तो यूज कर रहे हैं, ठीक है। द अरेंजमेंट फॉर यूज ऑफ मशीनरी इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंसिडेंट necessary to house the equipment and some premises, ठीक है। The renting of machinery is liable for tax at 194I at the rate of applicable rate payment to use of land and plant and machinery। और फिर यहाँ पे क्या बोला, मोबाइल ऑपरेटर could not operate the renting of mobile tower cannot be called as renting of land, the arrangement is use of machinery and equipment। गाइस देखो इसमें क्या बोल रहा है, अच्छा घुमाया है, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें ना बोल के हाँ बोल रहा है, बताओ कैसे बोला। देखो सबसे पहले तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये लोग टावर यूज कर रहे हैं और टावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब मिलजुल के यूज होते हैं, तो इसमें आप रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते जो एओ लगा रहा था। एओ क्या लगा रहा था, देखो एओ जो था वो बोल रहा था कि
आप 194 आई लगाओ और 10% टैक्स दो मुझे, ठीक है? और आई क्या बोलता है कि ये इमोल प्रॉपर्टी को यूज़ करने का सेक्शन है, ठीक है? अब देखो, इसमें बोल रहा है कि रेंटिंग ऑफ लैंड तो नहीं हो रहा है, कैन नॉट कॉल रेंटिंग ऑफ लैंड, क्योंकि इसमें अपन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। बट इसमें जो प्लांट और मशीनरी है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट मानते हुए इंसिडेंटल मान रहे हैं हम लोग उसको, और रेंटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो है उसका सेक्शन लगा रहे हैं 194 आई का ए, आई ए लगा रहे हैं, और उसका रेट भी 10%, मतलब 10% नहीं है, इसका रेट जो भी है, एप्लीकेबल रेट जो है ना वो लगेगा इसमें। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन होगा कि मैं बोल रही हूँ 2% लगेगा, ए वो बोल रहा है 10% लगेगा, और एप्लीकेबल रेट कुछ भी लग जा रहा है, मतलब आई ए का लग रहा है। गाइस आप ये मत लिखना एग्जाम में, गलत हो जाएगा, आपको लिखना है आई ए लग रहा है, आई नहीं लग रहा है, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है आई ए लग रहा है, मतलब एओ की बात नहीं मानी जा रही है, ना ही एसएससी की बात मानी जा रही है, इन लोग अपना अलग निकाले प्रिस्क्राइब रेट और वो लग रहा है। और केस क्या बन रहा है कि ये रेंटिंग ऑफ मशीनरी है, ठीक है? ना ही ये लैंड को आप किराए पे दे रहे हो, ना ही ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही मूल प्रॉपर्टी है, ये है एक मशीनरी की रेंटिंग। आई होप गाइज आपको ये डिस्कशन समझ में आया होगा और आपके दिमाग में अच्छे से घुस गया होगा। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी लिमिटेड discarded a certain number of assets forming part of a block of asset during the previous year. The AO has disallowed the depreciation pertaining to such discarded assets. बी लिमिटेड जो था ना वो उठा के कुछ कुछ अपने सामान को फेंक दिया। अब फेंक दिया वो जो, और उसके बाद उसके ब्लॉक ऑफ एसेट थे पहले वो, और उसको फेंक दिया। अब वो जो उसका डेप्रिसिएशन लिया था, तो एओ बोला भग जहाँ से डेप्रिसिएशन नहीं दूंगा करके। देखते हैं गाइस क्या होता है इनके झगड़े का। देखो, द डिसअलाउ बाय एओ हेंस इज नॉट टेंटेबल इन एक्ट, मतलब एओ ने जो किया वो गलत है, तुमको डेप्रिसिएशन तो मिलेगा, ऐसा कह रहा है। पूरा एनालिसिस करते हैं, देखते हैं फिर। मैं तो ना एक बात बोलूं तुमको, मतलब मुझे ऐसा लगा अभी तक मैंने जितने भी केस लॉ पढ़े सब में एओ तो हाई हार रहा है, मतलब अभी तक जितने भी पढ़े एओ किसी में भी नहीं जीता है, या तो एसएससी जीता है या तो कोई और जीता है, बट एओ तो नहीं जीता है। तो गाइज मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, अगर एग्जाम में ना आपको नहीं समझ में अगर आता होगा तो प्लीज अपने हिसाब से ही बनाना, बट अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है ना, तो एओ को हरा देना, कुछ भी लिख देना सेक्शन में, कुछ भी एनालिसिस लिख देना, बट आंसर लास्ट में कंक्लूजन में लिख देना कि ये वाली लाइन लिख देना। The disallowance by AO is hence not tenable in law, मतलब AO is not tenable in law, मतलब ये वाला लाइन तो लिख ही देना। ठीक है गाइस, चलो पढ़ते हैं अपन। ठीक है, कुछ नंबर मिल जाएंगे ना सही है कंक्लूजन देने के, एनालिसिस के तो नहीं मिलेंगे, बट एक आध नंबर तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं से कुछ होना अच्छा होता है ना, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। ठीक है, द इशू अंडर कंसिडरेशन इज वेदर डिसअलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन मेड बाय एओ इज अराइविंग एट डब्ल्यूडीवी ऑफ अ ब्लॉक विद रिगार्ड ऑफ डिस्कार्टेड एसेट इज जस्टिफाइड। मतलब बोल रहा है कि जो इशू है कि कंसिडरेशन जो था वो अपन डिसअलाउ कर दिए डिप्रिसिएशन का, ठीक है, डेप्रिसिएशन का डिसअलाउ एक्सपेंडिचर कर दिए, क्योंकि वो एसेट तुम फेंक दिए उठा के, ठीक है। One of the condition of claiming depreciation under Section 32 is eligible asset may must have been put to use for the purpose of business. Guys, अगर आपको business and profession में डिडक्शन चाहिए तो आपको उसको put to use करना पड़ता है, ठीक है। The other aspect considered is whether the discarded obsolete machinery which is physically available with attract the expression money payable appearing in section 43.6 so as to deduct its value from WDV. The expression use the purpose of a business when used is in respect of a discarded machine would mean that use of a business not only is relevant financial year but also in earlier financial years. इसका मतलब है, मतलब लॉ में जो जो लिखा है ना लाइन उनका मतलब समझा रहा है ये, देखो देखो, यूज फॉर द पर्पस ऑफ अ बिजनेस, मतलब अभी तक अपन यूज कर रहे थे बिजनेस के पर्पस के लिए, और फिर लिखा है व्हेन यूज्ड इन रिस्पेक्ट टू डिस्कार्डेड मशीन वुड मीन दैट द यूज ऑफ अ बिजनेस इज नॉट ओनली इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल प्रीवियस ईयर बट ऑल्सो इन अर्लियर फाइनेंशियल ईयर। मतलब कह रहा है कि जो डिस्कार्डेड एसेट है वो आज डिस्कार्डेड हुआ ना, इससे पहले वो बिजनेस में यूज हो रहा था ना, अगर हो रहा था ना तो देखते क्या होता है। डिस्कार्डेड मशीन में नॉट बी एक्चुअली यूज इन रिलेवेंट प्रीवियस ईयर बट डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम एज सो लॉन्ग इट इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन अर्लियर प्रोवाइडेड दैट द ब्लॉक कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। गाइस अगर आप इस डिस्कार्डेड एसेट को नॉट बी एक्चुअली यूज इन रिलेवेंट फाइनेंस, मतलब इस साल भले ही आप यूज नहीं कर रहे होंगे बट इससे पहले तो आप कर रहे थे ना, उसका डेप्रिसिएशन भी ले रहे थे, बट एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि आपके जो ब्लॉक है वो एग्जिस्ट करें,
ठीक है। देयरफॉर द कंडीशन फॉर क्लेमिंग डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्कार्डेड मशीन वुड बी सेटिस्फाइड द प्रीवियस ईयर, मतलब आपको बस ये बताना है कि आपने जो मशीन उठा के आज फेंकी है, डिस्कार्ड की है, उसका डेप्रिसिएशन आप पहले लिए थे क्या? अगर लिए थे, हाँ बोल रहे हो, तो आपको वो अभी भी मिलेगा। बट अगर आपने नहीं लिया था पहले, तो अभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है? ऐसा मेरे को लगता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। Therefore, the ये वाला पढ़ लिए थे ना। Coming to the issue money payable as per section 46 43(6), the machine has not been sold as, गाइस अपन ने इसको सोल्ड कहाँ किया है? ना ही अपन स्क्रैप में भेजे, ना ही डिस्पोज ऑफ किए। ये तो कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कर रही है, मतलब है, बट वो बिजनेस में काम नहीं आ रही है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दी। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई सामान घर पे होता है जो काम का नहीं था, बट फिर भी रखे रहता है कोन्टे में घर के, तो वैसा ही हुआ है इसके साथ। ठीक है। हैंस इट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ अ मनी पेबल, मतलब आपको मनी पे का तो कुछ नहीं करने वाली है वो। ठीक है। इट इज अलोनली अलोन इज डिडक्टेबल while computing the WDV of a block to which it belong, मतलब जिस ब्लॉक में वो बिलोंग करती है वो अकेले ही डिडक्टेबल है। ठीक है। तो डिसअलाउड बाय द एओ इज हैंस नॉट टेंटेबल इन लॉ, तो उस हिसाब से जो लॉ बोल रहा है ना कि ये डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंसेस, तो नहीं होगा। आई होप गाइस आपको इतनी लंबी कहानी समझ में आई होगी, जिसको मैं एक लाइन में भी आपको बता देती हूँ। इसमें ये कह रहा है कि 2 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए डेप्रिसिएशन चाहिए तो। अगर आपका एसेट आज से 5 साल पहले तक आप उसका डेप्रिसिएशन ले रहे थे, आपके साथ था, बट अब साथ नहीं है क्योंकि वो डिस्कार्ड हो चुका है, वो बीमार, मतलब बीमार इन द सेंस वो अब उसकी लाइफ जा चुकी है, खत्म हो रही है उसकी लाइफ। तो उस केस में आप उसकी डिसअलाउ नहीं कर सकते उसके एक्सपेंडिचर को। ठीक है? पहला कंडीशन ये, और दूसरी पेबल ये मनी पेबल होना चाहिए। मतलब बोल रहे हैं कि मनी पेबल होना चाहिए इन द सेंस, जो मशीनरी है अगर उसको सोल्ड करते हैं तो उससे कुछ पैसे आएँ, तब जाके आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे ना कि आप बेच दिया, अब कहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा करके। उसको सेल माइनस डब्ल्यूडीवी कर दोगे, फिर जो भी आएगा लॉस या कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, कैपिटल कुछ भी आ सकता है। ठीक है? बट आपने तो उसको बेचा ही नहीं ना, अभी उसको ना स्क्रैप में बेचा है, ना ऐसे बेचा है, ना वैसे बेचा है। तो उस केस में आप उसको अलोन साइड पे रख दियो ना, तो गाइस उस केस में उसका कोई डेप्रिसिएशन डिसअलाउ नहीं होगा, और ये हो जो गलत है। गाइस इसके साथ अपना फेवरेट सेक्शन आ गया है, शॉर्ट नोट। चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन। गाइस टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन हमेशा इलीगल होता है। ये हमेशा अवॉइड करता है पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हम अवॉइड करते हैं, हम अपनी इनकम को दिखाते ही नहीं है, सप्रेस कर देते हैं। इन्फ्लेशन, एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर को बढ़ा देते हैं, इनकम को दबा देते हैं। ठीक है? और ऐसे अटेम्प्ट करते हैं और नेग्लिगेट करते हैं हमारी टैक्स लायबिलिटी को। ये टोटली अगेंस्ट द लॉ है, टोटली अगेंस्ट द लॉ। ये एक अटेम्प्ट टू इवेड द टैक्स, और ये बहुत अनलॉफुल और अनफेयर है। ठीक है? और ये पनिशेबल भी होता है। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस जो है ना, वो एक प्लानिंग है। इससे हम सोच रहे हैं गाइस, देखो 2 टाइप का कोई काम होता है। एक तो मर्डर कर दिया, तो वो टैक्स इवेजन है, और प्लान कर रहे हैं, मर्डर करना है वो टैक्स अवॉइडिंग है। ठीक है? प्लान टू रिड्यूस टैक्स बर्डन बाय टेकिंग परमिसिबल वे, बट ना आप मतलब परमिसिबल वे करोगे ना, मतलब जो परमिसिबल काम है वो करोगे, मतलब गलत ही एग्जाम्पल हो गया। मर्डर करना तो परमिसिबल हो ही नहीं सकता, तो कर ही नहीं सकते ना। तो कुछ और एग्जाम्पल सोच लेंगे अपन। ठीक है? देखते हैं। इसमें अपन इसके ना लूप होल्स को खोजते हैं और लूप होल का एडवांटेज लेते हैं। ठीक है? और इसमें डिफर्ट करते हैं बेसिक इंटेंशन, मतलब अपन को पता है लॉ कैसा चाहता है, बट उनके इंटेंशन को अपन ओवरराइड करते हुए ना अपन अपना अलग दिमाग लगाते हैं, और जो जो लूप होल है ना उससे फायदा उठाते हैं। ठीक है? और ये लीगली सैंक्शन है, मतलब इसके लिए आपको ज्यादा कुछ होगा नहीं, मतलब ये एक लीगली सैंक्शन काम है, लीगली काम करते हैं लोग। सीए को हायर इसीलिए करते हैं सो दैट लोग टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस कर सके। कुछ 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 नहीं कहना है मुझे। चलो, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट गाइस अपन पढ़ चुके हैं, फिर से आ गया। पढ़ लेना, देखो एग्जाम में, मैं तो इंटर में थी तब भी आया था वाला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर भी आ गया। बार बार आता है सेम क्वेश्चन, याद कर लो ना क्या जाता है। मैं थोड़ा सा बस ओवरव्यू दे देती हूँ, पूरा नहीं बताऊंगी। देखो गाइस, जब एओ रहता है वो कंसीडर करते हैं सारे मटेरियल फैक्ट और गैदर करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद फिर अपना एक जजमेंट बना लेता है और असेसमेंट करता है, उसको बोलते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। जब कोई इंसान फेल हो जाता है अपना रिटर्न फाइलिंग करना अंडर सेक्शन 139 1 4 और 5, पहला पॉइंट तो हमेशा यही रहता है। ठीक है? अगर वो इंसान फेल हो जाता है, टर्म्स ऑफ नोटिस, नोटिस में उसको बुलाए हैं, टाटा लेके आ, अकाउंट लेके आ, नहीं आ रहा है, जब वो पर्सन को बोले वो रिटर्न फाइल नहीं किया, और एक और नोटिस भेजे अपन 143(2) में एविडेंस ऑफ डाटा के लिए, तब तब भी वो नहीं आया। उसके फिर जो एओ है वो करेक्टनेस के ऊपर उसको शक है, उसके लिए पूछ रहा है तुमसे, और तुम अलग ही दुनिया में अपना कैलकुलेशन करते हो, तब भी आप नहीं आए। ठीक है? तब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देता है। ठीक है? उसकी बस राइट है। और अपील अंडर सेक्शन 246A टू मेक एप्लीकेंट फॉर रिवीजन अंडर सेक्शन 246 टू द इनकम टैक्स ऑफिसर कमिश्नर। ठीक है? इसे खुद से पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन।
देखते क्या होता है। ऑन फाइलिंग द अपील ऑन आईटीएटी, जब अपन फाइल करते हैं आईटीएटी को, अपन टैक्स पेयर है, अपन फाइल किया आईटीएटी को, और बाय एओ, या फिर अपन एओ को कर रहे हैं, एज द केस में भी, अपोजिट पार्टी will be initiated about the appeal and the opposite party has to file a memorandum of cross objection with ITAT। मतलब जब अपन आईटीएटी को अपील करते हैं, ठीक है, या तो टैक्स पेयर उसको अपील कर रहा है, या तो उसको एओ अपील कर रहा है, दोनों में से कोई भी आईटीटी को अपील कर सकता है। ठीक है guys? तो जो भी अपोजिट पार्टी होगा वो क्रॉस मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भर सकता है आईटीटी के साथ। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो रहता है टू बी फिल्ड विद इन 30 days फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ नोटिस। जैसे ही ना गाइस आपके खिलाफ अपील जाएगी ना, समझ लो एओ आपके खिलाफ आईटीटी चला गया, ठीक है, या फिर आप एओ के खिलाफ आईटीटी चले गए, तो दोनों में से किसी को भी आपके पास एक नोटिस आएगी, नोटिस, और नोटिस के 30 डेज के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन लगा सकते हो आप। तो मेमोरेंडम क्रॉस ऑब्जेक्शन जो होता है फॉर्म होता है 36A रहता है, उसमें अपन को फाइल करना होता है। ठीक है, देयर आर नो फीस, कोई भी फीस नहीं होता इस ऑब्जेक्शन के लिए, ये तो हमारा राइट है, क्योंकि इसलिए ये हम इसमें कोई फीस नहीं लगती। द आईटीएटी में एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है 30 डेज के अंदर अंदर। आफ्टर नहीं, इवन आफ्टर द 30 मतलब 30 डेज के बाद भी वो एक्सेप्ट रिजेक्ट कुछ भी कर सकती है। और इफ इट सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट सबमिटिंग। और गाइस, अच्छा रुको 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 रुको, सॉरी आखिरी वाला थोड़ा गलत होगा, फिर से बता रही हूँ। जो आईटीआईटी ना वो एक्सेप्ट करेगी आपका ऑब्जेक्शन 30 डेज के बाद भी, अगर आपके पास एक रीजनेबल रीजन होगा कि मैं इस वजह से नहीं आ पाया 30 डेज तक। ठीक है गाइस, फिर से बता रही हूँ पूरा चीज, देखो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन जो रहता है ना, वो एक आईटीआईटी जो अपील करता है उसके अपोजिट पार्टी को जाता है, उसके बाद मतलब उसको नोटिस जाता है, और वो नोटिस के 30 डेज के अंदर हमको मेमोरेंडम ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन भरना पड़ता है अंडर द फॉर्म 36A में। उसके लिए कोई भी फीस नहीं लगती, और अगर आप 30 डेज के अंदर नहीं जा पाए तो आप रीजनेबल रीजन देख के उसको एक्सटेंड करवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर आफ्टर पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। गाइस एचयूएफ था आज तक, अब वो टूट गया, वो नहीं रहा, उसके अलग अलग मेंबर हो चुके हैं, देखते अब क्या होगा। देखो, in case total partition took place during the previous year, the total income of a joint family is respect of a period up to the date of partition shall be assessed as if so far as no partition has been takes place। मतलब guys, अभी तक जब टोटल पार्टीशन एक साथ हो जाता है प्रीवियस ईयर में, तो जो उसकी टोटल इनकम रहती है जॉइंट फैमिली की, उसको हम लोग मान लेते हैं कि अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ और जैसे था वैसे ही है, डीम्ड मान लो। ठीक है, each member or a group of a member shall, in addition to any tax for which he or he may be separately liable, notwithstanding anything contained in section 10(2), being jointly and severally liable for the tax on the income so assessed, and case of total partition took place after the expiry of previous year, the total income of previous year of joint family शैल बी असेस इफ नो पार्टीशन इज टुक प्लेस। गाइस इसमें बोल रहा है कि सारे मेंबर जो भी एडिशनली, मतलब जो भी मेंबर है उनकी अगर कोई एडिशनल इनकम है, ठीक है, अलग से, मतलब एचयूएफ को छोड़ के कहीं और की इनकम है, तो उनको असेस करना है और उसके हिसाब से टैक्स देना है ना, और उस चीज़ के लिए वो लायबल होंगे। और प्रीवियस ईयर में या प्रीवियस ईयर के बाद या प्रीवियस ईयर के पहले जब भी ये होता है ना, पार्टीशन हो जाता है ना, तो उस केस में हम लोग मान लेंगे कि पार्टीशन नहीं हुआ है। ठीक है, ईच मेंबर शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द टैक्स ऑफ इनकम असेस। जो भी इनकम उनके हिस्से में आएगी उसके लिए वो लोग लायबल रहेंगे सेवरली और जॉइंटली, मतलब अकेले या फिर सबके साथ मिलाकर। ठीक है, इन केस ऑफ पार्टीशन एंड टेक्स प्लेस आफ्टर 31, मतलब ये डेट के, अब तो वैसे भी इस डेट के बाद ही होने वाला ना, कब जमाने पुरानी डेट है। ठीक है, द एचयूएफ शैल कंटिन्यू बी लायबल टू द असेस्ड अंडर दिस एक्ट एज इफ नो सच पार्टीशन टेक्स प्लेस, एंड द मेंबर एंड सेपरेटली लायबल फॉर एनी टैक्स। देखो गाइस ये बोल रहे हैं कि अगर एचयूएफ का टूट भी जाता है एचयूएफ, तो भी हम लोग मान लेते हैं कि उन लोग नहीं टूटे हैं, और नहीं टूटने के हिसाब से ही वो लोग जॉइंटली और सेवरेबल लायबल होते हैं सारे टैक्स पेनल्टी उसके लिए। मतलब गाइस आप इसी सीधा सीधा ही कहना चाहते हैं कि आपकी जॉइंट फैमिली टूट के भी एक साथ रहेगी, और हम लोग वैसे ही जैसे चल रहा था इतने साल से सिस्टम वैसे ही चलता रहेगा, और सब लोग जॉइंटली और सेवरली लायबल रहेंगे। अच्छी बात है। गाइस अपन पावर ऑफ कमिश्नर देख लेते हैं। द पावर ऑफ सीआईटी आर with a AO, and he can do anything which AO can do guys, and he has omitted to do। मतलब जो पावर ऑफ कमिश्नर है, जो कमिश्नर है अपील्स है ना, वो सारे पावर उसके पास जो है वो एओ वाले पावर है, और जो एओ नहीं कर सकता वो भी कर सकता है। मतलब ओमिट टू डू मतलब करना भूल गया, वो भी ये कर सकता है। वाइल डिसाइडिंग द एन अपील द सीआईटी
मतलब जब अपन अपील डिसाइड कर रहे थे, जो सीआईटी है वो कंफर्म कर सकती है, रिड्यूस कर सकती है, एनहेंस कर सकती है या अनुल कर सकती है कोई भी असेसमेंट को। ठीक है। वाइल डिसाइडिंग द अपील अगेंस्ट पेनल्टी, पेनल्टी निकालते समय सच ऑर्डर और कैंसल द ऑर्डर सो फार आइदर एनहांस गए, सेम सेम लिखा है। ठीक है। मतलब कह रहा है सीधा सीधा कि कमिश्नर के पास पावर है जो एओ के पास है, और जो एओ करना भूल गया वो ये सीआईटी फिर भी कर सकती है। क्या वो कंफर्म कर सकती है, रिड्यूस एनहांस और एनुल कर सकती है आपके असेसमेंट को। ठीक है। सीआईटी कैन नॉट मेक एनी एनहेंसमेंट और इन सच केस ही कैन नॉट वैलिडेट गाइस, जिसमें वो वैली एक मिनट, हाँ, इफ द ओरिजिनल असेसमेंट इटसेल्फ इज इनवैलिड, अगर सीआईटी ने बोल चुका है कि ये आपका असेसमेंट इनवैलिड, सीटी सॉरी सीटी, ठीक है, सीटी ने अगर बोला कि ये इनवैलिड है, तो फिर आप उसको एनहांस करके उसको वैलिडेट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर वो ओरिजिनली इनवैलिड है तो इनवैलिड है। ठीक है। इसी के साथ गाइस हमारा थ्योरी डिस्कशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोग को बहुत ज्यादा मजा आया होगा मेरे साथ पढ़ने में। अगर गाइस आप लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कशन करना है तो आपको पता है आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग को मजा आया होगा पढ़ने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस। होप यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और गाइस इसके बाद कौन सी वीडियो बनाना है प्लीज मुझे बताइए, और उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।